तो दोस्तों दिन भर की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। बात कर रहे हैं बड़ी खबर की, जहां एलएसी पर बलों की तैनाती असामान्य सुरक्षा की अनदेखी नहीं। जी हां, चीन के साथ सीमा विवाद पर जयशंकर जी का सबसे बड़ा बयान। जी हां, चीन के साथ भारत का वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी सीमा गतिरोध काफी लंबे समय से जारी है। इस बीच देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि चीन के साथ एलएसी पर बलों की तैनाती असामान्य है। जयशंकर जी ने मंगलवार को चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर बलों की तैनाती को असामान्य बताया और कहा कि देश की सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर जी मंगलवार को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने चीन के साथ सीमा मतभेदों पर बात की। उन्होंने कहा कि एलएसी पर यह बहुत ही असामान्य तैनाती है। दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए भारतीय नागरिक के रूप में हम में से किसी को भी देश की सुरक्षा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ये आज एक बहुत बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं दोस्तों, पीओ के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को अच्छे तरीके से सुनाया। जयशंकर जी ने प्रोटेस्टर्स को लेकर कहा वे जानते हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीओके में रहने वाले लोग भी भारत के जम्मू कश्मीर की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि वहां कितनी प्रगति हो रही है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विकसित भारत कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर जी ने कहा कि आज पीओके में कुछ हलचलें हो रही हैं। इसका विश्लेषण करना जटिल है, लेकिन निश्चित रूप से मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि पीओके में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी तुलना जम्मू कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति से कर रहा है। वहां के लोग कह रहे हैं कि कैसे आजकल भारत के लोग प्रगति कर रहे हैं। दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर जी का ये बयान ऐसे समय में पीओके को लेकर आया जब पीओके में अर्धसैनिक रेंजर पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों द्वारा गोलियां चलाए जाने से कम 3 लोगों की मौत हो गई। जी हां, तो वहीं बता दें बड़ी खबर, मालदीव की मौजूद सरकार ने भारत पर अब कौन सा आरोप लगाया, जिसके बाद भारतीय उच्चायोग ने दिया करारा जवाब। बता दें मालदीव की मौजूद सरकार ने भारत पर एक बार फिर मनगढ़ंत आरोप लगाया है। मौजूद सरकार के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारतीय सैन्य पायलटों ने आवश्यक परमिट के बिना मालदीव में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मालदीव सरकार के इस दावे का भारतीय उच्चायोग ने खंडन किया है। भारत के उच्चायोग ने मंगलवार को एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि मालदीव में भारतीय विमानन प्लेटफॉर्म हमेशा सहमत प्रक्रियाओं के अनुसार और उचित प्राधिकरण के साथ संचालित होते रहे हैं। भारतीय उच्चायोग ने अपने बयान में कहा कि 11 मई 2024 को मालदीव सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई टिप्पणियों पर मीडिया के एक सवाल के जवाब में, जिसमें भारतीय ALH प्लेटफॉर्म द्वारा कथित अनधिकृत लैंडिंग का उल्लेख किया गया था। मालदीव में भारतीय विमानन प्लेटफॉर्म हमेशा सहमत प्रक्रियाओं के अनुसार और MNDF से उचित प्राधिकरण के साथ संचालित होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्लेखित 9 अक्टूबर 2019 की विशिष्ट उड़ान भी MNDF की मंजूरी से की गई थी। जी हां, यानी कि मीडिया रिपोर्ट्स पर भारत ने तगड़ा बयान दिया। कहा भारतीय विमानन प्लेटफॉर्म ने हमेशा से नियमों का पालन किया है और इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाना ठीक नहीं। बहरहाल दोस्तों, लगातार मौजूद की सरकार भारत के साथ बैर करने के लिए तरह तरह के कारण ढूंढ रही है। अगर आप भी मानते कि कहीं ना कहीं मौजूद के साथ भारत की पटरी पर ट्रेन एक साथ नहीं चलने वाली, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और मौजूद को कब अकल आएगी दोस्तों आपके हिसाब से बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, ग्वादर को दुबई बनाने चला था पाकिस्तान, चीन के CPEC को भी डुबा डाला। जिनपिंग का टूटा अपना सपना। जी हां, नवंबर 2016 में ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के लिए स्थिरता, शांति और समृद्धि का प्रतीक था। कम से कम तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के अनुसार उन्होंने उद्घाटन समारोह में मौजूद भीड़ से कहा था कि एक दिन एक नए युग की शुरुआत है। ये लोग बंदरगाह से गुजरने वाले पहले कंटेनर जहाज पर माल लोड करने के लिए आने वाले चीनी ट्रकों की कतार देखने के लिए इकट्ठा किए गए थे। आज वही बंदरगाह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के लिए नासूर बन गया है। CPEC चीन के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और व्यापार नेटवर्क के वैश्विक संग्रह का हिस्सा है, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में जाना जाता है। फिर भी आज लगभग 8 साल बाद इस नए युग का उदय होना अभी बाकी है। जी हां दोस्तों, कराची के पहले से स्थापित बंदरगाह के अलावा CPEC को वैश्विक शिपिंग नेटवर्क से जोड़ने के लिए ग्वादर को चुना गया था। ग्वादर एक छोटा मछली पकड़ने वाला शहर है जो कराची से लगभग 500 किलोमीटर दूर ईरानी सीमा के पास स्थित है। आपको बता दें, ग्वादर को लेकर चीन और पाकिस्तान ने क्या क्या सपने नहीं देखे थे। खास करके चीन ने तो बहुत सारे सपने देखे थे और इन सभी सपनों पर पाकिस्तान ने पानी फेर दिया। अब चाइना चाहकर भी CPEC को लेकर अच्छे सपने नहीं देख पाएगा। तो वहीं आपको बता दें, लंदन से मिले हथियार क्रीमिया पर दागेगा यूक्रेन। ब्रिटेन के रक्षा सचिव ने खोल दिया राज। जी हां, यूक्रेन जल्द ही क्रीमिया पर बड़ा हमला कर सकता है। खास बात यह है कि इन हमलों में लंदन से मिले हथियार प्रयोग किए जा सकते हैं। खुद ब्रिटेन के रक्षा सचिव ग्रांड शॉप्स ने इसकी पुष्टि की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है
है कि लंदन क्रीमिया को यूक्रेन का अभिन्न अंग मानता है। 2014 में इसे जनमत संग्रह के बाद रशिया में शामिल कर लिया गया था, जो गलत था। इससे पहले रशिया ने चेतावनी दी थी कि वो यूक्रेन और उसके बाहर ब्रिटिश सैन्य ठिकानों पर हमला करके किसी भी हमले का जवाब दे सकता है। ब्रिटिश राजधानी में एक रॉयल नेवी सम्मेलन में बोलते हुए शॉप्स ने कहा कि रशिया की जीत ब्रिटेन के लिए अकल्पनीय और अस्वीकार्य होगी। जब उनसे ब्रिटेन द्वारा यूक्रेन भेजे गए हथियारों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने क्रीमिया सहित यूक्रेन के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के लिए गोला बारूद दिया है। उन्होंने लंदन और कीव के बीच हुए सटीक समझौतों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन के रक्षा सचिव से पहले विदेश सचिव डेविड कैमरन ने भी इस बात का ऐलान किया था कि यूक्रेन के पास यूके द्वारा भेजी गई लंबी दूरी मिसाइलों से रशिया पर हमला करने का अधिकार है। तो वहीं बता दें, यूक्रेन में घुसती जा रही रशिया की सेना, खार्किव में चल रहा भीषण युद्ध, जी हां, रशिया यूक्रेन युद्ध एक बार फिर तेज होता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के खार्किव शहर में खतरनाक लड़ाई चल रही है। पिछले शुक्रवार को इस क्षेत्र में रूस की सेना ने आक्रमण शुरू किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में बढ़ रही रशिया की सेना को उनकी सेना ने रोकने का प्रयास किया है। इस बीच दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध हो रहा है। युद्ध के बीच यूक्रेन ने खार्किव फ्रंट लाइन कमांडर को बदल दिया। तो वहीं बता दें, इतना ही नहीं, पुतिन के नए एनएसए होंगे सर्गेई शोइगु निकोलाई को मिली है अहम जानकारी। जी हां, पुतिन ने 5वीं बार रशिया के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही क्रेमलिन में कई अहम बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव सर्गेई शोइगु को रक्षा मंत्री पद से हटाया जाना माना जा रहा है। पुतिन के सबसे खास विश्वास पात्रों में से एक सर्गेई को पुतिन ने रशिया का एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया है। तो वहीं अब तक एनएसए रहे निकोलाई पेत्रुशेव को अपना सहायक नियुक्त किया है। क्रेमलिन में पुतिन ने अपने स्टाफ में कई अहम बदलाव किए हैं। ये वो टीम है जो पुतिन के साथ 2400 घंटे रहती है, या यूं कह ले 2400 घंटे अब रहेगी। इनके सबसे बड़ा बदलाव सर्गेई शोइगु की एनएसए पद पर नियुक्ति मानी जा रही है। तो वहीं बता दें, ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा वियतनाम, भारतीय ब्रह्मास्त्र का मुरीद कैसे हुआ चीन का ये दुश्मन। दरअसल वियतनाम ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखाई है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भारत और वियतनाम के बीच बातचीत अंतिम चरण में है। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। भारत ने हाल में ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी दी है। वियतनाम की चीन के साथ पुरानी दुश्मनी है। दोनों देश 1979 में युद्ध भी लड़ चुके हैं। चीन और वियतनाम के बीच दक्षिण चीन सागर में सीमा को लेकर विवाद है। ऐसे में वियतनाम अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जी हां, वियतनाम यूक्रेन में रशिया की ओनिक्स मिसाइल की जबरदस्त मारक क्षमता को देखकर प्रभावित है। तो वहीं आपको बता दें, 8 साल पहले भी मिली थी छूट। चाबहार केस में भारत फिर बनेगा सेफ्टी वॉल्व। ईरान को हिंदुस्तान से आखिर क्यों है उम्मीद, बता दें, अमेरिका ने भारत एवं ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह से परिचालन के संबंध में समझौता किए जाने पर नाखुशी जाहिर की है और स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के साथ व्यापारिक समझौते करने पर जवाबी कार्रवाई के जोखिम से भारत सहित किसी को कोई भी छूट हासिल नहीं है। भारत और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ व्यापारिक सौदों में शामिल सभी पक्षों को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, इधर अमेरिकी रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरानी राजदूत इराज इलाही ने मंगलवार को कहा कि भारत का महत्व ही किसी भी देश को ईरान के साथ सहयोग को लेकर प्रतिबंध लगाने से रोकेगा। हालांकि इलाही ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में यह स्वीकार किया कि किसी भी अमेरिकी प्रतिबंध से नुकसान होगा, क्योंकि कई देशों के व्यापारिक हित चाबहार बंदरगाह से जुड़े हैं। वे सभी चाबहार को एक ट्रांजिट हब के रूप में देख रहे हैं। भारत और ईरान द्वारा सोमवार को हस्ताक्षरित 10 साल का समझौता चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल के दीर्घकालिक विकास का रास्ता खोलेगा। तो वहीं आपको बता दें, बाढ़ से बेहाल इस अफ्रीकी देश का मददगार बना भारत राहत सामग्री की दूसरी खेप भी भेज दी। जी हां, भारत ने केन्या के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मंगलवार को 40 टन दवाइयों समेत विभिन्न राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। मानवीय सहायता एवं आपदा राहत की ये खेप भारतीय वायुसेना के एक परिवहन विमान से अफ्रीकी देश के लिए रवाना की गई। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 40 टन दवाओं, चिकित्सा उपकरणों से युक्त HDR सामग्री की दूसरी खेप केन्या के लिए रवाना हो गई है। हम एक ऐतिहासिक साझेदारी के लिए खड़े हैं, दुनिया के लिए विश्व बंधु हैं। दोस्तों, राहत सामग्री की पहली खेप पिछले सप्ताह केन्या भेजी गई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार केन्या में आई बाढ़ से हुई तबाही के मद्देनजर वहां की सरकार को मानवीय सहायता दे रही है। ऐसे में अगर आपको भी गर्व है कि आप भारतीय हैं दोस्तों, तो कमेंट में मेरा भारत महान लिखना मत भूलेगा। तो वहीं बड़ी खबर बता दे, पाकिस्तान से जहां 1 जून को बढ़ेगी शहबाज शरीफ सरकार की मुसीबत, पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा बड़ा आंदोलन। जी हां, पाकिस्तान में एक और बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल यानी JUIF प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने चेतावनी दी है कि करोड़ों लोग आंदोलन में
भाग लेंगे। फजलुर रहमान ने पाकिस्तान में संसद के घटते महत्व पर आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। ARY न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार JUIF प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और संविधान लागू नहीं किया जा रहा है। जामिया उबैदिया में मीडिया को संबोधित करते हुए JUIF प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने देश में संविधान की अनदेखी पर दुख जताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 1 जून को मुजफ्फरगढ़ से मिलियन मार्च शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को आपत्ति होती है उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है कि वे क्या करें। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलाया हाथ, TTP पर वार की तैयार, टेंशन में तालिबान। जी हां, पाकिस्तान और अमेरिका ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और ISIS सहित क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके बाद से ही अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान की टेंशन बढ़ गई है। तालिबान को TTP का पारंपरिक सहयोगी माना जाता है, वहीं पाकिस्तान TTP को अपने देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताता है। ऐसे में पाकिस्तान का मकसद अमेरिका की सहायता से अफगानिस्तान में TTP के खिलाफ हमलों को अंजाम देना है। तो वहीं बता दें, तुर्की में सीक्रेट बेस बनाने की तैयारी में है हमास, निशाने पर नाटो। गुप्त दस्तावेज से बड़ा खुलासा। जी हां, गाजा पट्टी से इजरायली सेना को मिले गुप्त दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि हमास तुर्की में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। हमास का लक्ष्य इस बेस का इस्तेमाल कर नाटो सदस्य देशों में इजरायली ठिकानों के खिलाफ हमलों का समन्वय करना है। जब दस्तावेज का शीर्षक तुर्की में एक बेस स्थापित करना था, इसे हमास के शीर्ष अधिकारी हमजा अबू शनाब के घर पर खोजा गया था और पिछले दशक में गाजा पट्टी पर दबाव बनाने के लिए इजराइल के प्रयासों का वर्णन किया गया था। अबू शनाब हमास के शीर्ष नेता यंधा शिनवार का चीफ ऑफ स्टाफ है। तो वहीं हमास से बदला पूरा हो जाएगा, परमाणु बम गिराकर गाजा को हिरोशिमा की तरह तबाह कर दो। जी हां, आखिर किसने भरी ये हुंकार, बता दें। इजराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिका यानी US में रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर लिंडसे ग्राहम का बड़ा चौंकाने वाला बयान आया है। ग्राहम ने हमास और इजराइल के बीच चल रहे जंग की तुलना हिरोशिमा और नागासाकी से किया है। उन्होंने इस वार की तुलना दूसरे विश्व युद्ध से की है। सुझाव देते हुए वो बोले कि US की ओर से जापान पर न्यूक्लियर बम गिराकर वॉर खत्म करना सही फैसला था और इजराइल को भी वे बम यानी जिनकी उसे जरूरत है दे दिए जाने चाहिए ताकि ये युद्ध खत्म किया जा सके। NBC न्यूज को रविवार यानी 12 मई 2024 को दिए इंटरव्यू के दौरान लिंडसे ग्राहम ने कहा कि राष्ट्र के नाते जब हम US तबाही का मंजर देख रहे थे और जर्मनी और जापानियों से लड़ रहे थे, तब हमने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला करके जंग खत्म करने का फैसला लिया था। वो सही निर्णय था। लेकिन अब इस तरीके से बयान देना क्या सही है दोस्तों की परमाणु बम गिराकर गाजा को हिरोशिमा की तरह तबाह कर दो, हमास से बदला पूरा हो जाएगा? क्या इस प्रकार के बयान देना सही है? आप लोग अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं बता दें, चुनाव नतीजों के लिए कोड जानने वाले हमें बताएं। जयशंकर ने एक बार में अमेरिका और कनाडा की कर दी बोलती बंद। दरअसल एक बार फिर जयशंकर जी ने अपनी हाजिर जवाबी से अमेरिका और कनाडा का मुंह बंद करवा दिया। भारत के खिलाफ अमेरिका और कनाडा के आरोपों पर जयशंकर ने कहा कि वो हमें प्रभावित करना चाहते हैं। जयशंकर ने कहा कि अमेरिका और कनाडा ही नहीं, कई देशों को लगता है कि उन्होंने पिछले 70 से 80 साल तक हमें प्रभावित किया है, तो यहाँ भी कर लेंगे। जयशंकर ने आगे कहा कि वो ऐसे भारत को देख रहे हैं जो भारत की छवि के अनुरूप नहीं है। जिन देशों को अपने चुनाव का परिणाम तय करने के लिए अदालत जाना पड़ता है, वे हमें इस बारे में व्याख्यान दे रहे हैं कि चुनाव कैसे आयोजित किया जाए। तो वहीं दोस्तों बता दें, ये सिर्फ संयोग नहीं, शपथ लेते ही चीन जा रहे पुतिन। भारत अमेरिका के लिए क्या है ये खास संदेश? दरअसल दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार व्लादिमीर पुतिन ने फिर से रशिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो दुनिया भर की निगाहें उनके ऊपर थी। अब ताजा मामला यह है कि वे अपने पहले दौरे पर चीन जा रहे हैं। शपथ लेते ही चीन जाने वाले पुतिन का ये कदम महज संयोग नहीं है, ये चीन और रशिया के बढ़ते और प्रगाढ़ होते संबंधों की भी एक वानगी है। इस दौरे पर भारत की निगाहें तो होंगी ही, साथ ही साथ अमेरिका की भी निगाहें बनी रहेंगी। ये समझने की जरूरत है कि क्या इस दौरे को लेकर भारत अमेरिका के लिए भी संदेश छिपा है या फिर महज एक औपचारिक यात्रा है। तो वहीं आपको बता दें, एक ऑडियो में पाकिस्तानी शख्स का बड़ा दावा, कहा पाकिस्तानी आर्मी कैंप में रहती थी सीमा हैदर। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तान से आई सीमा गुलाम हैदर से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में गुलाम हैदर का हरियाणा निवासी वकील मोमिन मलिक और एक पाकिस्तानी युवक बात कर रहे हैं। इसमें सीमा हैदर के पाकिस्तान में अपने चाचा के पास आर्मी कैंप में रहने की बात की जा रही है। इसके साथ ही पाकिस्तानी युवक बातचीत में बता रहा है कि सीमा हैदर को PUBG गेम भी खेलना नहीं आता। ऑडियो वायरल होने के बाद सीमा हैदर ने भी इस मामले पर अपनी सफाई पेश की है। तो वहीं बता दें, श्री कृष्ण जन्म स्थान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। देश भर में मिल रही धमकियों के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट। जी हां, देश भर में मिल रही धमाके की धमकियों के बीच जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बिना चेकिंग प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। खुफिया तंत्र, अर्धसैन्य बल और पुलिस को अलर्ट किया गया है। बिना वाहन पास की गहन
गंभीरता से जांच के गाड़ियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। हाल में देश के कई स्टेशनों और सोमवार को लखनऊ जयपुर के स्कूलों को उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिला है। श्री कृष्ण जन्मभूमि सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। तो वहीं आपको बता दें बड़ी खबर, व्हाइट हाउस में बजाया गया भारत का लोकप्रिय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हां, अमेरिका के व्हाइट हाउस में सोमवार को वार्षिक एशियाई अमेरिकी मूल हवाईयन और प्रशांत द्वीपवासी विरासत महीने का जश्न मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रपति बाइडेन, उप राष्ट्रपति कमाला हैरिस समेत कई एशियाई और अमेरिकी वहां मौजूद थे। व्हाइट हाउस में इस खास उपलक्ष्य पर मरीन बैंड ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की धुन बजाई। तो वहीं सब लोगों में गोलगप्पे भी बांटे गए। जी हां, पानी पूरी। तो वहीं आपको बता दें, सेकुलरिज्म कांग्रेस और वामपंथियों से सीखने की कोई जरूरत नहीं, आखिर क्यों भड़के हिमंता बिश्व शर्मा। बता दें, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर बंटवारे के बाद जिन्ना दूसरे हिस्से को मुस्लिम देश बोल सकता है तो हम बाकी हिस्से को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं कह सकते। भुवनेश्वर पहुंचे हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात करता है। संविधान की शुरुआत में सेक्युलरिज्म शब्द था ही नहीं। हमारे संविधान के फ्रेम रस को सेकुलरिज्म डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सदियों से सेकुलर थे। उन्होंने कहा कि हमारा देश हमेशा से सेकुलर रहा है, हमें सेकुलरिज्म कांग्रेस और वामपंथियों से सीखने की आवश्यकता नहीं। हमारा सिविलाइजेशन हिस्ट्री ही सेकुलर है, हमारे ब्लड में ही सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म इंजेक्ट किया तानाशाह इंदिरा गांधी ने। हिमंता ने कहा कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट को भी गलतफहमी हो जाती है कि वो सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट कर रहा है, बल्कि इसे देश की जनता प्रोटेक्ट कर रही है। तो वहीं बता दें, राजकीय सम्मान के साथ सुशील मोदी हुए विदा। परसों हुआ था उनका निधन। जेपी नड्डा भी पहुंचे पटना। जी हां दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पहुंचने में देर हो गई, लेकिन वो आए तो अश्रुपूरित नेत्रों से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को विदाई दी और मुखाग्नि के दौरान खड़े रहकर उनके परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने सुशील कुमार मोदी के बेटों से बात की और कहा कि पूरा भाजपा परिवार आप सभी के साथ गमगीन है। तो वहीं आप लोग भी दोस्तों उनको श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा, सुशील कुमार मोदी जी को। तो वहीं बता दें, राहुल और सोनिया ने पलटा दशकों पुराना एल्बम। राजीव इंदिरा गांधी के बहाने भावुक रिश्तों का जिक्र। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को अपनी मां सोनिया गांधी के साथ अपना एक वीडियो जारी कर रायबरेली एवं अमेठी से अपने परिवार की पुरानी यादों का उल्लेख किया और कहा कि इन दोनों संसदीय क्षेत्रों की जनता ने उनके परिवार को सब कुछ दिया है और लोग जब भी पुकारेंगे वो वहां जाएंगे। तो वहीं बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के पास ना घर ना कार, हाथ में सिर्फ 52,000। आखिर 5 साल में कितनी बड़ी संपत्ति, कितना भरते हैं टैक्स पीएम मोदी जी। बता दें, पीएम मोदी ने 14 मई को उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अपने चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी दी। इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक पीएम मोदी के पास करीब 3 करोड़ की संपत्ति है। हालांकि उनके पास ना तो कोई घर है ना तो कोई गाड़ी है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक पीएम मोदी के पास कुल 52,920 रुपए कैश है। इसके अलावा उनके पास बैंक खाते में 73,304 रुपए जमा है। गुजरात गांधीनगर के स्टेट बैंक के खाते में उनके पास 73,304 रुपए है। तो वहीं वाराणसी के SBI अकाउंट में सिर्फ 7,000 रुपए है। इसके अलावा उनके पास 2,85,60,338 करोड़ की एक FD है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 9,12,398 रुपए का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिया है। हलफनामे के मुताबिक उनके पास सोने की 4 अंगूठियां हैं जिसकी कुल वैल्यू 2,67,750 रुपए है। तो ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनके पास ना घर है ना गाड़ी है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इस बार भी पीएम मोदी ही होंगे अगले प्रधानमंत्री? जो भी आपकी राय हो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, पवन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी उनकी मां प्रतिमा देवी। काराकाट सीट से किया नामांकन। जी हां, बिहार के हॉट काराकाट लोकसभा सीट से अंतिम दिन मंगलवार को 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार और भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने भी नामांकन दाखिल किया है। इसके पीछे का कारण तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पवन सिंह बीजेपी के सदस्य हैं और अभी तक उन्होंने पार्टी से बिना इस्तीफा दिए ही काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। ऐसे में पार्टी की ओर से पवन सिंह के खिलाफ एक्शन लेना तय माना जा रहा है। कहा तो यहाँ तक भी जा रहा है कि पवन सिंह अपना नामांकन वापस भी ले सकते हैं। जी हाँ, अटकलें लगाई जा रही है कि खुद पवन सिंह के कहने पर ही उनकी मां ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं बता दें, कुंडा नरेश के फैसले से हर दल में बड़ी हलचल, किसी पार्टी को नहीं देंगे समर्थन। जी हाँ, राजा भैया का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष का लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला किया है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये फैसला अपने समर्थकों की मांग के बाद
लिया है। दरअसल राजा भैया मंगलवार को बीते 32 में चुनावी बैठक को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान उनके समर्थकों ने किसी भी पार्टी को अपना समर्थन देने की मांग की थी, जिसके बाद राजा भैया ने ये ऐलान किया। तो वहीं बता दें, चुनाव आयोग ने दी सलाह पर बिफर गई टीएमसी, कहा ये तो मोदी आचार संहिता है। जी हां, चुनाव आयोग ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान संवाद का अच्छा उदाहरण पेश कर देना चाहिए। विपक्ष खासकर टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी का खुलकर पक्ष लेने का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस ने आचार संहिता को मोदी आचार संहिता में बदलने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से आदर्श आचार संहिता के क्रियान्वयन पर अपनी दूसरी रिपोर्ट जारी की। तो वहीं पीएम मोदी बोल रहे झूठ हर चुनाव में करते हैं हिंदू मुस्लिम। जी हां, प्रियंका गांधी का बीजेपी पर वार। बता दे, पीएम मोदी के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हमला बोला। प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कहा कि सत्ताधारी दल का एजेंडा झूठ की राजनीति का है। उसके सारे नेता झूठ बोलते हैं, हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाकर लड़ते हैं और पीएम मोदी वाराणसी में बैठकर झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान जैसी बात तो वो करते ही नहीं है। पीएम मोदी ने मंगलवार को एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में 21 अप्रैल को राजस्थान की रैली में घुसपैठी और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान से जुड़े सवाल का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। जिसके बाद अब प्रियंका गांधी पीएम मोदी पर वार करती नजर आई है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। विपक्ष वाकई में बौखलाता नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें, स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी के आरोप पर आम आदमी पार्टी ने दी प्रतिक्रिया। बताया उस दिन आखिर हुआ क्या था। दरअसल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार के ऊपर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। स्वाति मालीवाल के इस आरोप के 24 घंटे बाद दिल्ली आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह ने सफाई दी है और बताया कि उस दिन क्या हुआ था। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने स्वाति मालीवाल के आरोपों पर आम आदमी पार्टी की ओर से सफाई दी। इसके साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी की ओर से उचित कार्रवाई करने की भी बात कही है। जी हाँ, तो वहीं जाते जाते आप सभी से एक सवाल है दोस्तों, उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कि आखिर पीएम मोदी जी जब नामांकन दाखिल करने गए वाराणसी सीट से, तो देखा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर उनके सामने खड़े नहीं हुए। आखिर ऐसा क्यों है कि पीएम मोदी के सामने भी, यानी देश के प्रधानमंत्री के सामने भी रिटर्निंग ऑफिसर खड़े नहीं होते? जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। देखते हैं क्या जवाब देती है भारत की जनता। तो इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।